इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का स्पेसमेंट जो है सॉल्व कराएंगे और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कैसे इनकम डिफाइन होती है और वो वैल्यू कैसे कैसे डिफाइन करना है, कौन कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं। जिसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपको डिफाइन करना है तो इसको 3 स्टेप में डिफाइन करना होता है। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दूसरा एनुअल वैल्यू, फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 3 स्टेप में हम अपनी जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती कहाँ से है? जब हम अपने किसी प्रॉपर्टी को, अपने किसी मकान को, हाउस को रेंट पर दे देते हैं और उससे जो इनकम होती है वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाती है, जो सेकंड हेड है। इसी का स्टेटमेंट बता रहे हैं कि कैसे आपको टैक्सेबल इनकम निकालना है, उस मकान का, उस हाउस का, उस बिल्डिंग का कितना वैल्यू है, कितनी इनकम है, उसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे दिखाएंगे। कब? जब उसने रेंट पर अपने मकान को दिया है, अगर हाउस को दिया है, अपनी बिल्डिंग को दिया है। अगर उसने रेंट पर नहीं दिया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इनकम नहीं है। तो उसी से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है या जो स्टेटमेंट है, जो इंफॉर्मेशन है, हम उसको आपको डिफाइन कर दें। तो सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिखाना है, डिफाइन करना है, फिर एनुअल वैल्यू डिफाइन करना है, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। ये 3 स्टेप में हम वैल्यू आपको डिफाइन करना बताएंगे। सबसे पहले जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिफाइन करते हैं तो म्युनिसिपल वैल्यू, कुछ हमारे पास वैल्यू होती है, उसके बिहाफ पर हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को डिफाइन करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जब किसी भी टाउन में अगर बिल्डिंग है या कोई मकान है, कोई हाउस है, अगर उसका इनकम डिफाइन करना है तो वो बहुत अलग अलग तरीकों से अपने उसका वैल्यूएशन करती है। वो वैल्यूएशन कैसे कैसे करती है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू लेती है। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब है कि जो मकान या जो बिल्डिंग वो किस नगर पालिका म्युनिसिपल टाउन में है, जहां पर म्युनिसिपल वैल्यू उसका डिफाइन म्युनिसिपल टाउन करता है, टाउन एरिया जो भी है वहां पर उसका नगर पालिका है, उसकी वैल्यू जो डिफाइन करता है उसको यहाँ पर दिखाते हैं। नगर पालिका उसकी पहले से वैल्यू बताता है कि अगर इस जगह पर, इस एरिया में, इस शहर में, इस मोहल्ले में अगर इतने स्क्वायर फीट मकान बना हुआ है तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसको डिफाइन करती है। उसी को कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यू या म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा। एक लाइन में कह सकते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा उस मकान का जो वैल्यूएशन किया जाता है या उसका वैल्यूएशन है वो उसका पहले से फिक्स होता है कि इतने एरिया में, इस शहर में, इस मोहल्ले में है तो वहाँ पर उसका क्या रेट होगा। उसके बिहाफ पे हम वैल्यू रखते हैं, वो हमारी म्युनिसिपल वैल्यू होती है जो म्युनिसिपल बोर्ड तय करता है। इसके बाद हमारा फेयर रेंट होता है। फेयर रेंट को हिंदी में कहते हैं उचित किराया। फेयर रेंट होता है कि उस आसपास के मकान, उस लोकेलिटी में जो उस तरह के मकान बने हैं उनका किराया क्या है, उनका रेंट क्या है, उसको हम लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, फेयर रेंट कहलाता है। क्योंकि जब हम किसी भी मकान का इनकम डिफाइन करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इसके बाद ही उसको डिफाइन करते हैं। क्योंकि जो है गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि किसी के मकान का वैल्यूएशन या उसकी इनकम गलत तरीके से निकले, इसलिए वो अलग अलग स्टेप में अपनी जो है वैल्यूएशन करती है। तो यहाँ पर फेयर रेंट का मतलब है कि उस लोकेलिटी में, उस एरिया में उसी तरह के मकान का जो रेंट है उसको हम कहते हैं फेयर रेंट। ये क्वेश्चन थ्योरी में भी पूछे जाते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, फेयर रेंट क्या होता है, तो आप उसको इस तरह डिफाइन करेंगे। इन दोनों में, अगर इन दोनों में जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी हम उसको ले लेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट में दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी हम उसको ले लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब है कि जो ऐसे शहर जो रेंट कंट्रोल एक्ट में आते हो, रेंट कंट्रोल एक्ट का मतलब है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का वैल्यूएशन होता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसका वैल्यूएशन करती हो। बहुत सारे शहर हैं जो सिटीज हैं, महानगर हैं, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अधिकार होता है, वो अपने एरिया के उस शहर का वैल्यूएशन करती है कि इस तरह के मकान में, इतने एरिया में मकान बना हुआ है, उसका स्क्वायर फीट में, तो उसका जो भी वैल्यू होगा उसको हम ले लेंगे। तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी और जो
हम ये मानेंगे कि ये इतनी वैल्यू फाइंड करने के बाद ये एक्सपेक्टेड रेंट आता है और एक्सपेक्टेड रेंट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के बारे में। स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट में वो शहर व सिटी आता हो और जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट उस हाउस का वैल्यूएशन करता हो, उस एरिया में वैल्यूएशन करता हो, वो हमारा स्टैंडर्ड रेंट होता है। इन तीनों का वैल्यूएशन करेंगे तो जो भी आएगा वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा। इसके बाद में एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब है जो ऑनर अपने मकान का किराया रेंट जो रिसीव किया है, प्राप्त किया है, उसको हम एक्चुअल रेंट कहते हैं। एक्चुअल रेंट जो भी होगा और जो लोएस्ट वैल्यू आई है, जो एक्सपेक्टेड रेंट है, इन दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। ये हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू का एक्सप्रेसमेंट है। थोड़ा सा एग्जांपल में हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू 5000 है और फेयर रेंट 4000 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000। इसका मतलब हम इसमें 5000 ले लेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट है, तो स्टैंडर्ड रेंट मान लेते हैं कि 3000 है, तो 3000 और 5000 इन दोनों में जो लोएस्ट वैल्यू होगी हम उसको ले लेंगे। तो लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 3000 है। फिर इसके बाद एक्चुअल रेंट को ले लेते हैं। एक्चुअल रेंट हमारा 6000 है। एक्चुअल रेंट 6000 है और लोएस्ट वैल्यू इन दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको ले लेंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 6000। तो हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन के आएगा वो 6000 रुपीज आएगा। ये हमारा पहला स्टेप है ग्रॉस वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि जब ग्रॉस वैल्यू निकलेगी तभी हम आगे प्रोसेस में बढ़ पाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एनुअल वैल्यू कैसे डिफाइन करना होता है। तो एनुअल वैल्यू डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपके पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू होनी चाहिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो भी आपने अभी डिफाइन किया है उसको रखेंगे। फिर इसके बाद में म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स पे किए गए हैं उनको हम माइनस करेंगे और अनरिलाइज्ड रेंट है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा एनुअल वैल्यू आ जाएगा। एनुअल वैल्यू सेकंड स्टेप है किसी भी मकान, किसी भी प्रॉपर्टी हाउस का वैल्यू करने के लिए, उसकी इनकम डिफाइन करने के लिए। तो अब थोड़ा सा इसमें समझना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को आपने समझ लिया। म्युनिसिपल टैक्स एंड लोकल टैक्स पेड बाय ऑनर। देखिए दो तरीके से जो म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स पेड होते हैं, एक तो ऑनर के द्वारा, दूसरा टेनेंट के द्वारा। टेनेंट मतलब किराएदार के द्वारा। अगर किराएदार ने उसको जो है अगर पे किया है तो उसको लेस नहीं करना है, उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, उस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। तो म्युनिसिपल टैक्स जो पे होना चाहिए वो ऑनर के द्वारा पे होना चाहिए। अगर ऑनर ने पे किया है तब तो माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है अनरिलाइज्ड रेंट। अनरिलाइज्ड रेंट का मतलब ना वसूल हुआ किराया। ना वसूल हुआ किराया अगर है, अगर कोई ऐसा किराया है, ऐसा रेंट है जो टेनेंट ने, किराएदार ने नहीं दिया है, वो माइनस हो जाएगा। लेकिन वो कब माइनस होगा? जब रूल्स 4 को फॉलो करेगा। रूल्स 4 को फॉलो करेगा। अभी रूल्स 4 क्या होता है इसको आपको समझना है। रूल्स 4 का मतलब है कि अनरिलाइज्ड रेंट, ना वसूल हुआ किराया प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए टेनेंट के ऊपर सारे लीगल प्रोसेस किए जा चुके हों, उस पर कानूनी कार्यवाही की जा रही हो या की जा चुकी हो, तब भी वो पैसा ना मिला हो, तब हम उसको माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं माइनस करेंगे। क्वेश्चन में लिखा होगा रूल्स 4 फॉलो। अगर रूल्स 4 फॉलो लिखा है तब तो हम उसमें से माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ये लिखा ही नहीं कि रूल्स 4 फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब हम उसमें नहीं माइनस करेंगे। हम मानेंगे कि उसमें कोई भी रूल्स 4 फॉलो नहीं किया गया है। तो ये अनरिलाइज्ड रेंट का पॉइंट होता है। रूल्स 4 फॉलो होना चाहिए। रूल्स 4 अनरिलाइज्ड रेंट को रिसीव करने के लिए लीगल प्रोसेस ऑनर के द्वारा किए जा चुके हों। लीगल प्रोसेस का मतलब उसके ऊपर FIR, उसको कोर्ट में उसका एप्लीकेशन दिया गया हो, तब भी वो पैसा ना दिया हो, तब भी पैसा रिसीव ना हुआ हो, तो वो अनरिलाइज्ड रेंट को माइनस करेगा। इन दोनों पॉइंट को माइनस कर देंगे, टोटल ग्रॉस एनुअल वैल्यू में इनको प्लस करके माइनस कर देंगे, तो जो भी हमारा आएगा वो एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा स्टेप है ग्रॉस एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू। सेकंड पॉइंट हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आपको फाइनल स्टेटमेंट देना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब जो फाइनल जो इनकम हमारी जो टैक्सेबल इनकम निकलेगी वो हम दिखाएंगे। अभी तक आपने जो इनकम डिफाइन किया है वो
कितनी इनकम है, और आपको पता है कि जब हम कोई इनकम करते हैं तो अगर उसमें कोई एक्सपेंस है या कुछ डिडक्शन है वो माइनस कर दिए जाते हैं, तो वो कैसे अब फाइन होंगे वो हम आगे बताएंगे। जैसा कि आपको मैंने जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू आपको डिफाइन करना बताया। एक पॉइंट और आपको बता देते हैं कि मान लीजिए जैसे अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको बताया मैंने, और उसमें मैंने कहा कि म्युनिसिपल टैक्स फेयर वैल्यू दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू हो उसको ले लें। लेकिन ऐसा अगर मान लेते हैं कि दोनों में से एक ही वैल्यू हो तो जो एक वैल्यू होगी हम उसी को हम ले लेंगे, या कोई वैल्यू नहीं होगी तो उसको वहाँ से हटा देंगे, हम आगे से कंपेयर करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू है और फेयर वैल्यू नहीं है, तो म्युनिसिपल वैल्यू को ही हम जो है हाईएस्ट वैल्यू ले लेंगे। मान लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है, तो स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो एक्चुअल रेंट तो होगा ही होगा क्योंकि किराए पर उठा हुआ है, तो उससे हम हाईएस्ट वैल्यू ले लेंगे और तो ग्रॉस वैल्यू निकालेंगे। ये थोड़ा सा मैं पहले नहीं बताया, ये आप लोग समझ लीजिए। अब आगे बात आती है कि 2 पॉइंट एनुअल वैल्यू निकल गई। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो सबसे पहले वही प्रोसेस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर एंड रिलायंस रेंट रूल्स बोथ फॉलो, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, है तो, अगर नहीं है तो वही हमारी एनुअल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? अगर क्वेश्चन में दिया गया है तब तो माइनस करेंगे, नहीं तो वही हमारी एनुअल वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 में, ये आपको समझना है। अंडर सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलता है, तो डिडक्शन किस पे मिलता है? जो ऑनर होता है वो कहता है कि मैंने मेरा मकान किराए पर उठा हुआ है और मैंने उसका रंगाई कराया, पुताई कराया, इंश्योरेंस दिया, ये दिया, वो दिया, बहुत सारे एक्सपेंसेस किया। इन केस में गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है कि ठीक है आपने सब कुछ कराया, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, मैं डायरेक्ट आपको 30% जो भी आपकी इनकम एनुअल वैल्यू आ रही है उसका 30% का हम डिडक्शन डायरेक्ट दे देंगे, और इसके बाद किसी तरह का कोई एक्सपेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये आपको समझने का पॉइंट है कि अगर कोई क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिया गया है कि इसका मेंटेनेंस कराया गया है, उसका रंगाई कराया गया, उसका पुताई कराया गया है और इस तरह के खर्चे हैं, उसका इंश्योरेंस दिया गया, तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं होगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट, इसलिए गवर्नमेंट 30% का डिडक्शन दे देती है और इसमें वो सब शामिल हो जाता है। इसलिए अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी एक्सपेंसिव से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, एक पॉइंट होता है, अगर मकान को बनवाने के लिए लोन लिया गया है, मेकिंग करने के लिए आपने नया मकान खरीदा है, अगर उसके लिए लोन ले रखा है, तो लोन पर जो प्रीवियस ईयर में जो इंटरेस्ट दिया गया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, अगर उसको बनवाया गया है या मकान लिया गया है, अगर उस पर इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में दिया गया है, जिस वर्ष की हम इनकम को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो माइनस हो जाएगा। ये आपको समझना है पॉइंट। पहला पॉइंट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, लेकिन 30% एनुअल वैल्यू के बाद किसी तरह के कोई एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कहीं पर कुछ माइनस नहीं करना है, बस वैल्यू को माइनस करना है। अगला, अगर मकान को बनवाने के लिए लोन लिया गया है, रिपेयर कराने के लिए लोन लिया गया है, तो उस पर जो भी प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट जा रहा है उसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे। मान लेते 50,000 का लोन लिया गया है और इस पर 10% इंटरेस्ट जाएगा, तो 10% प्रीवियस ईयर में कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू 5,000 यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? ये आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है कि 1/5 का टोटल इंटरेस्ट ऑन मेकिंग डेट। ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, इसको समझने की जरूरत है। तो 1/5 का टोटल इंटरेस्ट मतलब लोन लेने की डेट से, ये आपको समझना है, लोन लेने की डेट से मकान बनने से पहले की जो क्लोजिंग डेट है, मान लीजिए मकान हमारा बनकर तैयार हुआ है जून 30 2012, तो 2012 से पहले हमारा जो क्लोजिंग डेट आएगा मार्च 31 आएगा, मार्च 31 आएगा। तो वहां पर जो इसका मतलब ये हुआ, लोन लेने की डेट से मकान बनने से पहले जो क्लोजिंग डेट आएगी उसके बीच में जितना भी इंटरेस्ट पे किया गया होगा उसका 1/5 डिडक्शन मिल जाएगा। 1/5 जो है उसका निकालेंगे और तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इससे माइनस कर दिया जाएगा, जो भी आएगा हमारा वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगी। ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी का स्पेसमेंट है। अगर आपने स्पेसमेंट समझ लिया तो क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाता है।
अगर जो है आपने अच्छे से स्पेसिफिक समझा है तो। लेकिन ये भी बता देते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमारे हैं कि लोन मकान को बनवाने के लिए लोन नहीं लिया गया तो हम उसको नहीं दिखाएंगे। अगर हमारा ड्यूरेशन नहीं जा रहा है लोन लेने की डेट से मकान बनने से पहले, जो क्लोजिंग डेट मतलब 3-4 साल मकान बना है, 2 साल में मकान बनना है, उसके बीच में जो इंटरेस्ट गया है उसका 1/5 लेते हैं और उसको हम प्लस करके माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये हमारा आ जाएगा। एक पॉइंट और कि अगर मान लेते हैं मकान हमारे पास 2 मकान है, तो 2 मकान है, एक में मैं खुद रह रहा हूँ, एक मकान किराए पर रखा, तो अगर मैं सेल्फ रह रहा हूँ तो उसका कोई भी इनकम नहीं होता है, वो उसका कोई भी इनकम डिफाइन नहीं होता है, खाली है तब भी उसकी कोई इनकम नहीं होगी, सेल्फ की कंडीशन में भी कोई इनकम नहीं होगी। तो ये आपका बेसिक जो है स्टेटमेंट है। फिर आगे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आप देखिए, फिर कुछ जो मेथड अलग अलग है उनको हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व कराते हैं आपको। थैंक यू।